वेलकम स्टूडेंट्स। भारत लोग और अर्थव्यवस्था चैप्टर फर्स्ट जनसंख्या जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि और संगठन पार्ट फर्स्ट। इसके अंतर्गत आइए आज हम अध्ययन करते हैं भारत लोग और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जनसंख्या अध्याय 1 के अंतर्गत जनसंख्या के वितरण घनत्व और वृद्धि और संगठन का। तो जनसंख्या के वितरण का अब यहाँ पर हम भारत के संदर्भ में अध्ययन करते हैं और इसके साथ ही घनत्व वृद्धि और संगठन का भी। तो जनसंख्या वितरण मतलब भारत में जनसंख्या का वितरण कहाँ कहाँ है, कौन कौन से राज्यों में जनसंख्या का क्या वितरण प्रारूप है, इसके साथ ही जनसंख्या का कहाँ अधिक घनत्व है, यानी जनसंख्या का अधिक बसाव कहाँ है, कहाँ घना बसाव है, कहाँ विरल जनसंख्या पाई जाती है, कौन कौन से राज्य में जनसंख्या का अधिक घनत्व है और किस किस राज्य में जनसंख्या का कम घनत्व है, यानी कि जनसंख्या विरल पाई जाती है, कम पाई जाती है। दूसरा है जनसंख्या की वृद्धि, यानी कि भारत के संदर्भ में उसकी 10 की वृद्धि। अधिकांशतः हम क्या लेते हैं 10 की वृद्धि, यानी कि 10 वर्ष के अंतर्गत देश में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे जनसंख्या संगठन के बारे में, यानी कि जनसंख्या में लिंगानुपात क्या है, साक्षरता दर क्या है, इसके अतिरिक्त आयु आयु विभिन्न आयु वर्गों का भी हम जनसंख्या संगठन के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इसमें आइए अध्ययन करते हैं इस विषय वस्तु का। लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। भारत अपनी 121 करोड़ जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व में दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है, यानी कि 2011 लिखा हुआ है। देखिए 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो तब कितनी थी, 121 करोड़। तो इस आधार पर भारत जनसंख्या के आधार पर चीन के बाद विश्व का दूसरा सघनतम बसा हुआ देश है। भारत की जनसंख्या उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। इस प्रकार ये तीनों देशों से भी जो है अधिक, तीनों देशों की जनसंख्या को अगर हम मिला दें इन तीनों देशों की, तो भारत की जनसंख्या अधिक है। प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है और देश में अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात भी बताई जाती है कि भारत की अत्यधिक जनसंख्या से यहाँ के सीमित जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उनमें अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे यहाँ के सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी बढ़ती हैं। तो इस क्रम में इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या के वितरण, प्रतिरूप, घनत्व, वृद्धि और संगठन के बारे में विवेचना करेंगे। जनसंख्या का वितरण, यहाँ पर हम करते हैं जनसंख्या का वितरण। देखिए ये चित्र संख्या 1.1 में अगर हम देखें तो इसमें यह आपका पॉपुलेशन डेंसिटी मैप, जनसंख्या घनत्व और वितरण से संबंधित मैप दिखाया गया है, जिसमें एक बिंदु, जिसमें ये बिंदु विधि है, इसमें बिंदु विधि में ये जो है, जो एक बिंदु इस मानचित्र में 2 लाख व्यक्तियों को दर्शाता है, यानी कि इस मानचित्र में जहाँ पर एक बिंदु है वह 2 लाख व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है। तो इस आधार पर आप देखते हैं कि भारत में जहाँ बिंदु काफ़ी पास पास हैं, घने हैं, वहाँ पर जनसंख्या अधिक है। जैसे उत्तर प्रदेश का ये पार्ट आपको ज़्यादा घना बसाव वाला दिख रहा है, ये आपका गंगा यमुना का मैदान। इसके तरह पश्चिम बंगाल है ना, महाराष्ट्र ये, और बिहार वाला जो पार्ट है हमें अधिक घना, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक दिखाई दे रहा है। तो आइए इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जनसंख्या का वितरण।
चित्र 1.1 का परीक्षण कीजिए और इस पर दर्शाए गए जनसंख्या के स्थानिक वितरण के प्रतिरूपों के वर्णन करने का प्रयास कीजिए। अच्छा, यह स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असम है। देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या में प्रतिशत अंश दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान है। जैसे कि हमने जनसंख्या घनत्व वाला जो मानचित्र है हमारा जनसंख्या वितरण 2011 का, इसमें देखा कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश में उत्तर प्रदेश राज्य की सर्वाधिक है। इसके बाद जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों में महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल आते हैं। तो इस क्रम में तालिका परिशिष्ट से जांच कीजिए कि तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश मिलकर देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग है। तो सर्वाधिक जनसंख्या इन राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं? मुख्यतः तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्य मिला के देश की कुल जनसंख्या का 76% भाग जो है इन राज्यों में बसा हुआ है। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर केवल 1% के आसपास, अरुणाचल प्रदेश 0.84% के आसपास, उत्तराखंड में 0.83%। ये जो है ये राज्य क्या हैं? कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य क्या हैं, यहाँ जनसंख्या विरल पाई जाती, तो यहाँ पर जनसंख्या का आकार कम है। इनके विशाल भौगोलिक विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद अत्यंत छोटा है। तो ये राज्य ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अधिक भौगोलिक क्षेत्र होने के बावजूद भी जनसंख्या कम पाई गई है। भारत में जनसंख्या का ऐसा असम स्थानिक वितरण देश की जनसंख्या और भौतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध प्रकट करता है। जहाँ तक कि भौतिक कारकों का संबंध है, यह स्पष्ट है कि भूविन्यास और जल की उपलब्धता के साथ जलवायु प्रमुख रूप से वितरण के प्रतिरूपों का निर्धारण करती है। तो हमारे देश में भी जैसे कि विश्व के संदर्भ में कहा है कि लोगों का बसाव वहीं अधिक होता है जहाँ उनको उत्तम जलवायु और विभिन्न प्रकार के संसाधन आसानी से उपलब्ध होते हैं। तो भारतीय संदर्भ में भी हम इन सारे फैक्टर्स को लेते हैं जो कि अधिक जनसंख्या के कारण बनते हैं। जैसे कि इसमें मुख्य है भूविन्यास की, यानी कि भूमि कैसी है, समतल धरातल है, ऊबड़ खाबड़ पर्वतीय इलाका है, तो इसमें जो है भूविन्यास कैसा है, जल की उपलब्धता उस क्षेत्र में कैसी है। इसके अतिरिक्त जलवायु भी प्रमुख रूप से जनसंख्या के वितरण प्रतिरूपों का निर्धारण करता है। परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि उत्तर भारत के मैदानों, डेल्टाओं और तटीय मैदानों में जनसंख्या का अनुपात दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों, हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी राज्यों की अपेक्षा उच्चतर है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत के जो उत्तर का मैदान है, गंगा यमुना का मैदान, और डेल्टाई जो तटीय मैदानी भाग है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक है, जबकि जो दक्षिणी और मध्य भारत के राज्य जो है, जो आंतरिक जिले हैं, इनमें जो है जनसंख्या अधिक है। जबकि जो हिमाचल प्रदेश है, उत्तर पूर्वी पश्चिमी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी और पश्चिमी राज्य हैं, जहाँ जैसे राजस्थान है, उत्तराखंड है के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र वाले भाग हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, हिमालय से लगे हुए जितने भी जो है पर्वतीय क्षेत्र हैं, वहाँ जनसंख्या क्रमशः कम पाई जाती है। फिर भी सिंचाई के विकास, खनिज एवं ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता, जैसे झारखंड में जो है संसाधनों की उपलब्धता है, काफ़ी मात्रा में वहाँ पर खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जिससे वहाँ पर परिवहन के जाल का विकास भी हुआ है। जैसे कि प्रायद्वीपीय राज्य भी ऐसे राज्य हैं जहाँ परिवहन के जाल का विकास हुआ है, यानी कि परिवहन के संसाधनों का विकास हुआ है, सड़कों का निर्माण हुआ है, रेल पटरियों का निर्माण हुआ है, जिससे वहाँ पर धीरे धीरे जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है, जहाँ पहले जनसंख्या बहुत कम थी। परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में जो पहले विरल जनसंख्या के क्षेत्र थे, वे अब जनसंख्या के मध्यम से उच्च संकेंद्रण के क्षेत्र हो गए हैं। मतलब वहाँ अब जनसंख्या जो है मध्यम या उच्च संकेंद्रण, यानी कि अधिक जनसंख्या भी जो है कई कई क्षेत्रों में मिलने लगी है।
जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों में महत्वपूर्ण कारक स्थायी कृषि का उद्भव और कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण, ये सब जो है क्या है, भारत में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक बन चुके हैं। क्योंकि इन सब कारकों के कारण देश के ऐसे स्थान जहाँ पहले कम जनसंख्या पाई जाती है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, पर्वतीय क्षेत्र हैं, रेगिस्तानी इलाके थे, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर परिवहन के संसाधनों के विकास के साथ साथ जल की उपलब्धता, नगरीकरण, औद्योगिकरण ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जिनसे वहाँ पर धीरे धीरे जनसंख्या का बसाव अधिक हुआ है और यहाँ पर मध्यम से लेके अधिक जनसंख्या तक पाई जाती है। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ विरल जनसंख्या थी और अब वहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। तो ये सब जो है औद्योगिकरण, नगरीकरण और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण संभव हो पाया है। ऐसा देखा गया है कि भारत के नदी, मैदानों और तटीय क्षेत्रों में स्थित प्रदेश सदैव ही विशाल जनसंख्या के सांद्रण वाले प्रदेश रहे हैं। क्योंकि नदी के किनारों पर और मैदानी क्षेत्रों में जल की उपलब्धता के साथ साथ परिवहन की सुविधा भी मौजूद रहती है, जिससे ये क्षेत्र क्या है, जनसंख्या सांद्रण मतलब अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश बने हुए हैं। तो प्राचीन काल से ही ऐसे क्षेत्रों को भारत में जनसंख्या बसाव के लिए उपयुक्त माना गया है। तो ये क्षेत्र प्राचीन काल से ही जो है जनसंख्या के अधिक घने बसाव वाले क्षेत्र हैं। यद्यपि इन प्रदेशों में जमीन और जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है। फिर भी मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का सांद्रण उच्च बना हुआ है। तो इन प्रदेशों में जो है जमीन, जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है। मतलब जैसे राजस्थान में बहुत ज़्यादा सिंचाई के कारण वहाँ पर जमीन में लवणीकरण की मात्रा यानी कि नमक की मात्रा बढ़ जाने से कृषि कार्य में असर हुआ है, जिससे वहाँ पर भू निम्नीकरण की स्थिति देखने को मिली। इसी प्रकार बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर जल की उपलब्धता या जल का अतिदोहन और प्राकृतिक संसाधनों के अधिक दोहन के कारण निम्नीकरण हुआ है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हुआ है एक तरीके से। तो ये फिर भी यहाँ पर मानव बस्ती के प्रारंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का सांद्रण उच्च बना हुआ है। फिर भी जो है इन क्षेत्रों में परिवहन जाल तंत्र और मानव बस्तियों के विकास होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या का अधिक घनत्व पाया जाता है, यानी कि जनसंख्या अधिक मात्रा में पाई जाती है। दूसरी ओर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर के नगरीय क्षेत्र औद्योगिक विकास और नगरीकरण के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। तो भारत में जो नगरीय क्षेत्र हैं, बड़े नगरीय क्षेत्र हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर, ये जो है लोगों को अपने नगरीय क्षेत्र और औद्योगिक विकास के कारण ये लोगों को ग्रामीण जनसंख्या को खासकर जो है नगरों की ओर आकर्षित करती है, जिससे ग्रामीण नगरीय प्रवासियों को ये आकर्षित करने के कारण इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। तो अगला हम इस चैप्टर के अंदर अध्ययन करते हैं पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत जनसंख्या का घनत्व। जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। प्रति इकाई से मतलब है कि यह कोई एक छोटा गांव भी हो सकता है, राज्य भी हो सकता है, जिला भी हो सकता है और देश भी हो सकता है। तो इस यूनिट से मतलब है कि जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। हम कोई भी इकाई ले सकते हैं, छोटी इकाई जैसे गांव भी ले सकते हैं, ब्लॉक भी लिख सकते हैं, विकास खंड भी ले सकते हैं, या जिला ले सकते हैं, राज्य ले सकते हैं, या देश ले सकते हैं। तो इन इकाइयों के आधार पर हम किसी क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व को दर्शा सकते हैं। तो इसमें भूमि के संदर्भ में जनसंख्या के स्थानिक वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। ये 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो 1951 ईस्वी में जनसंख्या का घनत्व जहां 117 व्यक्ति प्रति किमी से बढ़कर जो है 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होने से विगत 50 वर्षों में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक की उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। तो
1951 में, जहाँ जनसंख्या घनत्व मात्र कितना था, 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि 2011 में बढ़ के कितना हो गया, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो विगत 50 वर्षों में जनसंख्या घनत्व में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जो कि 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक जो है वृद्धि हुई है। तो हम पढ़ते हैं कि देश में जनसंख्या के घनत्व की स्थानिक भिन्नता का आभास कराते हैं ये आंकड़े, जो अरुणाचल प्रदेश में कम से कम 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 11,287 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य भी हैं जहां जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, यानी कि यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, जबकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में 11,287 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। उत्तरी भारत के राज्यों में जैसे बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व के कारण जो है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व उच्चतर है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में केरल में 859 और तमिलनाडु में 555 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, तो यहाँ भी जो है उच्चतर घनत्व पाया जाता है जनसंख्या में। इसके अलावा असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा में मध्यम जनसंख्या घनत्व है। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, उड़ीसा में मध्यम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और इसके विपरीत हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय राज्यों और असम को छोड़कर भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अपेक्षाकृत निम्न घनत्व है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ फॉरेस्ट है, ठीक है, या पर्वतीय क्षेत्र है, काफ़ी उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, यहाँ जनसंख्या घनत्व कम है, जैसे हिमाचल प्रदेश, असम और उत्तर पूर्वी राज्य। जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के उच्च घनत्व पाए जाते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जनसंख्या घनत्व कम है। इसके अलावा बहुत से केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या का उच्च घनत्व पाया जाता है भारत के अंतर्गत। तो जनसंख्या का घनत्व जैसा कि पहले के अनुच्छेदों में चर्चा की जा चुकी है, एक अशोधित माप है। कुल कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव के संदर्भ में मानव भूमि अनुपात के बेहतर परिज्ञान के लिए कायिक और कृषि घनत्वों को ज्ञात करना चाहिए, ठीक है, जैसे विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए सार्थक है। तो हमें जो है कृषि भूमि पर जो है कितना जनघनत्व है और प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या का कितना दबाव है, इन सब की जानकारी के लिए भारत जैसे विशाल कृषि जनसंख्या वाले देश के लिए जो है जनसंख्या घनत्व वितरण की व्याख्या करना काफ़ी सार्थक विषय वस्तु है। तो इस क्रम में आगे मिलते हैं चैप्टर फर्स्ट में पार्ट सेकंड के अंतर्गत जनसंख्या की वृद्धि। थैंक यू फॉर वॉचिंग।